गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। विचार किया जाए, ये बात रख सकते हैं, फिर से रिकंसीडर किया जाए और ग्रुपिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया जाए। इसका मतलब या तो अभी तुरंत इलेक्शन के बाद जो चाहो हाँ ना बोल दो, नहीं तो फिर 10 साल बाद ही। तो ये इस पर पंगा क्या मचा मैं अभी बताऊंगा। एंड जो इस दौरान में एक इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस बीच में जो एक अंतराल गवर्नमेंट सरकार, अंतरिम सरकार जो बनेगी इस बीच में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो, तो आप बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट, अब देखें सेक्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या बी बनाया, सी बनाया, या आपस में एक यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, उसके जो मेंबर जो बनेंगे उनमें से कुछ मेंबर जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। मतलब उनमें से मेंबर कुछ मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए मंत्री के तौर पर सरकार बनाए और कंट्री को एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये कहने का मतलब फाइनली बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 1946 में, जब जुलाई में इलेक्शन हुआ, जुलाई में इलेक्शन होने के बाद उसके बाद प्रोविंस में इलेक्शन हुए, एमएलए जैसे कहते हैं बन गए। उनमें से ही कुछ लोग को उसके 1-2 महीने बाद जुलाई अगस्त सितंबर में कुछ लोगों को चुनकर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही जो इलेक्शन होगी यहाँ भी वही बात है, इंटरिम गवर्नमेंट, और वो जो एक तो वो, और जो इलेक्शन हुआ तो उसमें से जो कुछ मेंबर जो रहे गवर्नमेंट बनाए, मतलब वो जो जीता पार्टी ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, उन्होंने गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए अपने आदमी को नाम आगे रखा, तब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जब इंटरिम गवर्नमेंट कांग्रेस ने बनाया था तो बेवल ने कैसे भी करके कोशिश किया कि भाई मुस्लिम लीग भी इंटरिम गवर्नमेंट में आ जाओ, इलेक्शन हो चुके थे ऑलरेडी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। और वो तो ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बीच में बना, उसी समय क्या चला, ये चल रहा था कि हाँ उसी मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, एक तो मान लिया कि 5 जैसे 400 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब सॉरी 400 मेंबर का इलेक्शन हुआ, एमएलए के ले लिए, उनमें से 400 लोग में से, 400 नहीं कहूँगा, 1000 लोग, 1000 मतलब 2000 एमएलए का इलेक्शन हुआ ऑल ओवर कंट्री में। 2000 में से 20 लोगों को सरकार बनाने के लिए भेजा गया, और 2000 में से आपस में 300 लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बना के भेजा गया, ऐसे हुआ था। तो ये भी वही मीनवाइल इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा, कैसे बनेगा, बी फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी, जो आप लोग इलेक्शन होने के बाद जो आप लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजोगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, और ये मेंबर में से ही कुछ को लेकर अलग ले लिया जाएगा, मतलब 300-400 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बने उनमें से ही 10-20 को लेकर सरकार बनाई जाएगी। एक तो ये है। तो थोड़ा सा अगर इसके बाद भी देखता हूँ, ये है क्रिप्स कैबिनेट मिशन में, ये हैं पैट्रिक लॉरेंस, जो छोटे से दिख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, भले सीधा साधा छोटे दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल। मोहम्मद अली जिन्ना एकदम बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल देखे जाइगोमेट्रिक प्रोसेस है ये मेडिकल साइंस में बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जाइगोमेट्रिक प्रोसेस। नहीं तो, और ये है कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एंड दिस इज एवी अलेक्जेंडर, नेवल इंचार्ज कह सकते हो आप, और ये ट्रेड के इंचार्ज, और ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये मोहम्मद अली जिन्ना। तो एक क्वेश्चन देखने से पहले तारलता थ्योरी खत्म हो गया, अभी थ्योरी हाँ खत्म हो गया इसका। तो इस थ्योरी को खत्म होने से पहले मैं थोड़ा और डिस्कस करूँ, थोड़ा शॉर्टकट में ले लूँ ताकि ये हो जाए। कैबिनेट मिशन में देखिए 2 स्टेट को कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, कहा कि जो भी क्वेश्चन डिसाइड होगा मेजोरिटी के डिसीजन के द्वारा, कांग्रेस सॉरी हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना अपना डिसीजन देने के लिए जो वोटिंग होगी, प्रेजेंट जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे वोट करेंगे, जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी इंडिविजुअल लेवल पर भी और कंबाइंड, तो डिसीजन होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में ग्रुपिंग कर दिया गया। कॉमन सेंटर की बात कही गई,
जिसका डिफेंस फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर पर कंट्रोल होगा एंड कम्युनिकेशन पर। प्रोविंसेस को बोला गया कि आपको आज़ादी होगी, आपको आपको ये रेसिडुअरी पावर होगा। एंड प्रिंसली स्टेट को बोला गया यहाँ कि भाई वो सेक्शन वक्शन में ना जाना चाहते हो तुम, या तो यूनियन में नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, उस या तो उसमें मिल जाओ, नहीं तो हमारे साथ कोई अरेंजमेंट कर लो। ये तो ये बोला गया, जो ग्रुप्स वाले में भी बोला गया था। एंड जनरल इलेक्शन के बाद ग्रुप से तुम चाहो तो उसी समय तुम हट जाओ, नहीं तो बाद में 10 साल के बाद रिकंसिडर करने के लिए बातें रख सकते हो। और बीच में एक इंटरिम सरकार बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ही मेंबर चुने जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तुम लोगों ही में से लिया जाएगा ना, बताया गया था कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे। हाँ, एक चीज़ और, कैबिनेट मिशन ने ही डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर होंगे, प्रोविंसेस लोग कितने मेंबर भेजेंगे। उस चीज़ को ही फॉलो किया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना। तो उस समय 389 मेंबर को इन्होंने डिसाइड कर लिया गया था, पूरे कंट्री लेवल पर 389 मेंबर रहेंगे। प्रिंसली स्टेट अगर ज्वाइन होते हैं तो इतने मेंबर रहेंगे। सेम बात को वहाँ भी रखा गया, यहाँ से वो चीज़ लिया गया। तो ये थी कैबिनेट मिशन की बातें, उनकी प्रपोजल। तो तो क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि फटाफट, अभी याद है तो फटाफट हो जाएगा। विथ रेफरेंसेस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रिकमेंडेड है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात की, कहा ना सबको मिलाकर एक संघ। इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट, कोर्ट की पावर को बढ़ाने की बात की। कोर्ट क्यों कहा, फेडरल कोर्ट कहा 1935 एक्ट में बना था फेडरल कोर्ट, बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, यहाँ उसकी चर्चा तो कोर्ट की पावर की हुई ही नहीं है। और प्रोवाइडेड फॉर द मोर इंडियन इन द ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। मोर इंडियन सिविल में कहा 1919 के एक्ट के बाद ही बहुत सारे इंडियन आने लग गए, और ब्रिटेन इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी पोस्ट खाली रह जाती थी। मतलब ब्रिटिशर, मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड के लोग चाह ही नहीं रहे थे कि हम इंडिया में भाई माहौल खराब है, सिविल सर्विस में बन जाए। तो वहाँ भी मैंने बता दिया था ना, धीरे धीरे पर ईयर कैसे परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, बताया था, देखना, याद करना, पढ़ना। तो ये भी चर्चा नहीं किया, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन 1996 पुराना क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। तो कैबिनेट मिशन में प्रोविंशियल ग्रुपिंग हुआ, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियन, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट, सॉरी। तो देखें, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया गया नहीं। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, इंटरिम गवर्नमेंट की बात की, चलो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से ही लिया जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल ग्रुपिंग, सेक्शन ए, सेक्शन बी ग्रुपिंग, ABC। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, सेक्शन लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना चाहते हैं, या प्रोविंस लेवल पर या यूनियन लेवल पर, ये बात कही गई। तो सिर्फ यहाँ कौन सा नहीं होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन, तो एक तो ये, यहाँ तक ये मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ बोलते जाऊँगा, स्लो 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 खत्म नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी पहले से बताया हुआ चीज़ है, तो दोबारा क्या सेम बात को रिपीट करना, ठीक। और फैक्चुअल चीज़ है इसलिए मैंने ये बता दिया। थोड़ा आपको लगेगा कि फास्ट है, फास्ट भले ही बोला है, पर हर सेंटेंस को मैंने बताया, समझाया, प्रपोजल जो भी थे उसको एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं ताकि आपको याद रहे। पूरा को खत्म होने के बाद समरी के रूप में शुरू से लेकर लास्ट तक फटाफट फटाफट बता भी दिया है। समझ में आया? तो ये है। अब कुछ कुछ इवेंट देख लें। जुलाई में इलेक्शन तो हो गई, चल रही थी। तो शायद जुलाई 10 इन्होंने, नेहरू जी ने पंगा कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई बहुत बड़ा संभावना है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सेक्शन बी में था, मुस्लिम मेजोरिटी प्रिंस, एंड असम एंड बंगाल वाज इन सेक्शन सी, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। वुड हैव ऑब्जेक्शन टू ज्वाइनिंग सेक्शन बी एंड सी, इनको ऑब्जेक्शन होगा सेक्शन बी एंड सी ज्वाइन करने में। तो इनका कहना था कि इनको ऑब्जेक्शन होगा बी ज्वाइन करने में, बाद में वो कहीं ना कहीं ए में आ जाएंगे, ऐसा कहने का मतलब। अब लीग भड़क गया, लीग मतलब मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना भड़क गए। इन्होंने कहा कि भाई हमें कैसे भी अब पाकिस्तान चाहिए एट एनी हाउ।
तो उन्होंने कहा कि अब हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त से ऑन बार कहा कि अब डायरेक्ट एक्शन करने का मतलब हम छीन कर रहेंगे पाकिस्तान, छीन लो पाकिस्तान इन हिंदुस्तान से। छीन लो पाकिस्तान मतलब मार काट, कॉमनल वार। नेता लोग ऐसे बख दिया, ऐसे स्टेटमेंट तो दे दिया। क्या वार में मोहम्मद अली जिन्ना मारे गए? उनको किसी ने चाकू मार दिया, ईंट मारा, पत्थर मारा? ये लोग तो भाई नेता आज भी स्टेटमेंट देते हैं, चुपचाप जाके अपना महल में बैठ गए। मरते हैं आम लोग। आम लोग मतलब बेवकूफ लोग कह सकते हो। कैसे बेवकूफ हो? बेवकूफ भी क्या बोलोगे, दंगा भड़काने वाले कोई और, उसको कुछ नहीं होता, वो भी बहुत चालाक है, उसका आकर खुद सेफ जोन में है। मासूम लोग जो ना समझ हैं, बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, ना समझ, इनोसेंट, जिनको दूसरे के बोलने में बहक जाते हैं, इमोशनल लोग, सेंसिटिव लोग, वो लोग बेचारे आकर जी भैया जी आपने जो बोला सही बोला, ये हमारे मजहब की बात है, कौम की बात है, ऐसे ऐसे बात, हमारे धर्म की बात है, इनको सबक सिखा देना, ऐसे ऐसे कर कर बेचारे बढ़ जाते हैं। हरेबल सिचुएशन। पहले भी बोला है भाई, सब एक हो, हिंदू हो मुस्लिम है, एक मानो, एक प्यार करो, सबका एक ही मालिक है। सिर्फ कोई अलग, कोई दाढ़ी रखता है, कोई हटाता है, तरीके अलग हैं। कोई धोती पहनता है तो कोई कुर्ता पजामा पहनता है, पर सब उसी को मानता है। वो एक है नाम, कोई अल्लाह बोल रहे या राम बोले, मुस्लिम को सामने कोई राम बोले तो भी वो आपत्ति न करे, जाने कि अल्लाह को ही राम बोला गया है। अगर हिंदू के सामने अल्लाह अकबर बोलने को कहा जाए, कोई अल्लाह अकबर, अल्लाह ग्रेट है, भगवान ग्रेट है, क्या दिक्कत है? मुस्लिम को बोला गया जय श्री राम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, जय श्री राम, राम जाम को जय कहा, यानी अल्लाह को ही जय कहा गया, सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लेकिन कोई कहे क्यों है, हम हमें बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब दम कट्टर उट्टर, ना कट्टर हिंदू बनो ना कट्टर मुस्लिम। अगर सही से फॉलो कर लिया रिलीजन को, कोई भी रिलीजन अच्छाई के लिए बनाया गया, वो सब नफरत मत रखो। लव एवरीवन, नॉट ओनली इंडियन, होल ओवर वर्ल्ड, पीपल ऑफ द होल ओवर वर्ल्ड आर इक्वल एंड लव देम। पाकिस्तानी है, हिंदू, वो बांग्लादेशी है, नहीं यार, पहले सब इंसान है, वो चीज़ उसको प्रायोरिटी दो। तो ये सब चीज़ें नफरत नहीं है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लोग से नफरत गाली देते हैं, क्या यार, वो भी इंसान है हमारी तरह, हमारे ही भाई हैं, हिंदी वैसे ही बोलते हैं। हिंदी ना भी बोले तो अलग छोड़ो, हमारे जितने साउथ इंडियन जो भी हैं सब, साउथ इंडियन क्या बोलो, सब अपने ही हैं। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं, फर्स्ट बी ए गुड ह्यूमन, उसके बाद ही जो भी हो। तो ये रहा, देखो जुलाई 29 1946, तो यहाँ लीग ने जो अनाउंसमेंट कर दी। और सितंबर 2 1946, मतलब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, 2 महीने लगभग बाद, 2 महीने क्या, एक ही महीने बाद कर सकते, जुलाई 29 अगस्त 29, 2-3 दिन बाद सितंबर 2। कांग्रेस डोमिनेटेड इंटेरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय नेहरू। तो बेबिल बार बार बोल रहे थे भाई गवर्नमेंट बनाओ, गवर्नमेंट बना लो, अभी तुमको सरकार बनाने के लिए मैं दे देता हूँ, आ जाओ। तो कांग्रेस ये तैयार। शुरू में उसमें इंटेरिम गवर्नमेंट में कौन नहीं थे, मोहम्मद अली जी, मुस्लिम लीग नहीं थे, इनको बार बार बोला गया आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, काफ़ी रिक्वेस्ट करके मुस्लिम लीग को भी गवर्नमेंट में ले लिया जा गया, लगभग सितंबर अक्टूबर। तो 26 अक्टूबर, मतलब 1.5 महीने के बाद आप कह सकते हो, 1.5 महीने से ज़्यादा कह सकते हो, लगभग 2 महीने के बाद मुस्लिम लोग को भी कहा गया कम इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो ये लोग आ गए, पार्लियामेंट में वैसे बैठे रहते थे, पार्लियामेंट में जहाँ भी कहो वैसे चलती थी सेशन, आपस में बैठकर डिसीजन करते थे। लेकिन मुस्लिम लोग हर बात में पंगा, पहले बताया था, अड़ंगा लगाते थे, नहीं हमको चलने देना, जाने का मतलब ही है। जैसे जो काउंसिल में एंट्री की बात कही जा रही थी, जब मैंने स्वराज पार्टी की बात कर दी तो बता दूं, इन लोगों को क्या कहना था, हम काउंसिल में भले जा रहे हैं लेकिन हम वहाँ हर चीज़ को रोकेंगे, हो हंगामा करेंगे, पर्चा लहराएंगे, आगे सेशन चलने ही नहीं देंगे, खूब रोज मुद्दा उठाएंगे, उनके जो जो भी बैठे रहेंगे स्पीकर स्पीकर सबको वो पेपर फेंकेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। तो इनका भी यही था, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, चलने ही नहीं देंगे, एकदम सबको परेशान अस्त व्यस्त कर देंगे। तो ये होने के बाद वैसे ही सीन रहा। अब ये देख ले फोटो, मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्या ये फोटो में दिख रहा है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, पेपर ऊपर में सब फोटो आ गया, कलकत्ता अंडर मॉब रोल। मॉब का मतलब जानते ही है, मॉब रोल, मॉब मतलब, मॉब का हिंदी क्या होता है भाई? मॉब का हिंदी होता है, मॉब जा रहा है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, झुंड कहते हैं उसको।
जून के रूल चल रही है वहाँ, मतलब लोग इधर उधर। अब इसके बारे में देखेंगे, फोटो में दिखाता हूँ, थोड़ा समझ लो क्या हुआ कंडीशन। ये देखें कोलकाता के स्ट्रीट में, देखें क्या है, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, हाँ जी। लाशें गिरी है, ये बेचारे मार कर ऐसे रोड पे फेंके हुए हैं। तो उनके बाद ऐसे कंडीशन बन गई, सब टूटे फूटे, गाड़ियाँ तोड़ी फोड़ी, इधर उधर पत्थर ये वो ऐसे पड़े हुए हैं, किसी को चाकू मार कर ऐसे गिरा दिया गया, बंदूक गोली मार दी गई। तो महात्मा गांधी अली जिन्ना से मिलते हैं, क्या अली जिन्ना, व्हाट आर यू डूइंग मैन, बच्चा मेरा, क्या कर रहे हो तुम, ये सब इतना नफरत क्या। ये बोल रहे हैं एक हाथ में क्या है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दी इनको, देखें रईस जादे, एक हाथ में क्या है, ये सिगरेट नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुछ अजीब सा नाम है, पता नहीं, नाम मैं भूल रहा हूँ, चिनाब चिरार पता नहीं क्या बोला जाता है। तो आराम से पी रहे हैं द मस्त, कोट पैंट टाई, भूखे लोग नंगे लोग रोड पर ऐसे मारे जा रहे हैं। सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, और भी लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा कहने का मतलब, नेता लोग मस्त बिल्डिंग, मस्त कपड़े, मस्त ये, हाथ में दम चल रही है ये सब, और लोग मारे जा रहे हैं आम लोग। तो दोनों में कन्वर्सेशन होते हुए ये कह रहे हैं, बापू मैं क्या करूं, नेहरू तो सुनता ही नहीं है, तो कहता है कि हमें तो देगा ही नहीं है, और हमें छोटा करने की बात कर रहा है हमारे प्रोविंस को। तो हाँ, मुस्लिम का यहाँ डेवलपमेंट होता नहीं, कोई सुनता नहीं, ना हमारे रिप्रेजेंटेशन है, खाली तो हिंदू भरे हुए हैं। तो हमारी कंडीशन ऐसे है, हमारे एजुकेशन में भी हम कितने पीछे हैं, सब जगह तो हमारे नंबर ही कम हैं, पढ़ाई लिखाई में हम पीछे रह गए, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई हम पर ध्यान नहीं देता, हमारे में गरीबी ज़्यादा है, बाबू हमें तो अलग चाहिए ही चाहिए। ये सब अपना स्टेटमेंट तर्क वितर्क चल रहा है। तो ये देखिए जी, हाँ, तो इंटरिम गवर्नमेंट जब बनती है तो नेहरू जी अपने सब लोगों के साथ हैं, इंटरिम गवर्नमेंट में ये सब मेंबर हैं। जब मैंने पहले चैप्टर बताई थी तो लास्ट पेज में मैंने इंटरिम गवर्नमेंट का एक बुक से ही पिक्चर दे दिया था। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो कौन कौन इंटरिम गवर्नमेंट मेंबर थे बताया था, और फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो पहला कैबिनेट बना तो उस समय कौन कौन मेंबर थे, कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कौन फाइनेंस मिनिस्टर, कौन डिफेंस मिनिस्टर, कौन रेलवे देख रहे थे। तो ये सब मेंबर अपना सरकार बनाकर बाहर फोटो खिंचा रहे हैं कि भाई हम लोगों ने सरकार बना ली। पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, तो ये सब लोग। अब है कुछ और चीज़ें, अब देखें क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली फेब 1947 में अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई अब तुम लोग से हम परेशान हो गए, अब हम कैसे भी जाना चाहते हैं, आई वांट टू लिव दिस कंट्री। तो एक टाइम दे दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, 30 जून 1948 तक मैं तुम लोगों को पावर दे दूंगा, तैयार रहो चाहे ना रहो, जो तैयार हो उसको, जो ना तैयार हो उसको भी। तो ब्रिटिश वुड रिलिंक्विश, मतलब छोड़ देगी पावर, आइदर टू सम फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जो हो वो, अगर वो नहीं है तो, और इन सम केसेस, कुछ केसेस में, इन सब एरिया टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस डिड नॉट ज्वाइन। मतलब कोई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ज्वाइन नहीं करता है वो जो सेंटर को, तो हम पावर उसको भी दे देंगे, सेंटर तैयार है तो उसको देंगे ही, अगर सबको रिप्रेजेंट सेंटर ना कर रहा है, ये अलग है, तो उसको भी देकर हम चले, वो झोला लिया और हम चले। तो एटली ने भी परेशान होकर बोल दिया कि भाई ये लोग मानने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रपोजल लाओ हर चीज को रिजेक्ट करता है, हर चीज में उंगली कर देता है। अगस्त ऑफर उसको रिजेक्ट, क्रिस प्रपोजल उसको रिजेक्ट, विवल प्लान उसको रिजेक्ट, कैबिनेट मिशन उसको भी रिजेक्ट। तो ये लोग खाली हर चीज में, मतलब इनका तो एक खुश करो तो दूसरा नाराज, दूसरा को खुश करो तो पहले नाराज। तो ये सब तो इतना ही लोग चलते रहेगा, होगा ढोल ढाल चलते रहेगा, ये लोग कुछ समझने वमझने वाला नहीं है। तो बस एक डेड लाइन दे दिया, भाई हम तो चले, कर जो करना है करो, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रहे, तुम लोग यहाँ दंगा कर रहे हो, यहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, और हम लोग शांति करने के लिए, मतलब हम पुलिस भेजते रहे, हमारे पुलिस भी उसमें मारे जाएंगे, मारे जाते हैं। हम लोग थोड़ी, तुम गोलीबारी करने लगे तो पत्थरबारी करने लगते हो, और तुम लोग मरते करते हो, बीच में हम समझाने जाए तो भाई हमको ये सब न पढ़ना है, हम चले, तुम लोग इंडिया पाकिस्तान अपना करते रहो। तो एक तो ये, फिर अप्रैल 1947 कहाँ गया, तो फेब में इन्होंने अनाउंस किया, ठीक, फेब के बाद, फेब मार्च अप्रैल 2 महीने बाद कृपलानी साहब
JB कृपलानी साहब कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट थे। तो अभी की तरह नहीं है कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट अभी बना तो चला जा रहा है प्रेसिडेंट। बहुत दिन बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस में इलेक्शन जब हुई तो प्रेसिडेंट चेंज हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे बने, अदरवाइज बहुत दिन से सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी। तो ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सोनिया गांधी है या राहुल गांधी, कंट्रोल तो अल्टीमेटली आपको पता है किनका चल रहा है। मुझे कांग्रेस से या बीजेपी से कोई नफरत, ऐसा प्यार नफरत ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है दे आर गुड। नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है, भगवान उनको भी समझ दे, ज्ञान दे। और ये सब कच कुच कच कुच कुच कुछ जितना बेचारे को टेंशन है उस टेंशन ना रहे। बहुत पॉलिटिशियन परेशान आते हैं, पावर पावर पावर, सब नफरत। जब देखो सुबह उठते ही दूसरे अपोजिशन का ही नाम लेकर दिन गुजरता है उनका। उठते हैं उसकी बुराई, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे तो जब तक उस सामने वाले पार्टी के अपोजिशन पार्टी का नाम ना ले उनका मन नहीं भरता। क्या जिंदगी है लोगों की, बकवास फालतू। चैन नहीं है, कोई बीपी शुगर थायराइड, बच्चों की गालियां सुन रहे हैं, बीवी की गालियां सुन रहे हैं, परेशान 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 आत्मा वो लोग भी बहुत रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इलेक्शन के टाइम में यहाँ से पैसे वहां परेशान, सिर दर्द, नींद नहीं आती, इतने सारे भर भर के दवाई खाते हैं। ये रियलिटी है, आप लोगों को पता नहीं होगा। बाहर से जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां धूम धड़ाके दिखती है, भीड़ भाड़, इतने सारे ऑडियंस, वो भी पब्लिक भी बुलाई जाती है, आपको बता दूं। उसका भी एक फंड आता है उस, और स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइजर उनको कंपनी होती है भाई। मोदी जी आ रहे हैं वहां से इस कंट्री पर, तो मुझे इतना सारा भीड़ होना चाहिए, हाथों में झंडे होना चाहिए, इधर के लोग ऐसे नारा देते रहे। ये सब सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका ही नहीं, इनका ही नहीं, सॉरी, दूसरी कोई भी गवर्नमेंट हो सबका भी ऐसे ही हो चलता है कि अगर ये सरकार मतलब ये प्राइम मिनिस्टर या आएंगे यहाँ आएंगे तो कैसे कितने भीड़ होना चाहिए, किधर से क्या बोल लेंगे लोग, कौन सा नारा शुरू हो जाएगा, किधर से क्या झंडा रहेगा, कौन सा फूल लेके कितने लोग आगे रहेंगे, सब सब प्लान है, सब ऑर्गेनाइज है भाई। सब दिखावा मोह माया, परेशान होकर होकर नहीं, सब एक बार चले जाना है भाई। चलो तो आ जाओ आ जाओ इधर। तो अप्रैल कृपलानी जी कंपनी परेशान हो गए भाई। अच्छा है कि भाई इतना कच कुच ये करता है, इससे अच्छा कि इसको परेशान दे दो। घर में जब दो भाई आपस में लड़ते रहते हैं, देखते हैं कि छोटा भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या उसकी बीवी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कहीं भी रोज है जो खटफुट 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 कुछ चल रहा है। कभी ये नहीं बना, वो नहीं लाए, आप ही ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए। क्या चाहते हो, बड़ा भाई बोलता है, क्या क्या फादर बोलता है, क्या चाहते हो, शांति चाहते हो, हमें क्या चाहते हो, तो ये हमें बड़ा वाला ने ये नहीं किया, छोटा वाला ने ये नहीं किया, ठीक भाई, तुमको अलग रहना चाहते हैं जाओ, तुमको वो घर तुम्हारा, वो जमीन तुम्हारा, उधर रहो जाओ, वो फैक्ट्री तुम्हारी, वो होटल तुम्हारा, वो रीजन तुम्हारा, वो इलाका तुम्हारा, जाओ खुश रहो बस। कृपलानी साहब ने वैसे कहा कि rather than have battle we shall let them have their Pakistan provided you allow Bengal and Punjab to be partition in a fair manner। बंगाल एंड पंजाब को सही तरीके से पार्टीशन किया जाए, क्योंकि बंगाल और पंजाब में हिंदू भी डोमिनेट जब बहुत थे, मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा थे, तो उनको दे दो, और लेकिन पार्टीशन आप सही से कर दे। उन्होंने वायसराय माउंटबेटन उनसे बन चुके थे, उनसे जाकर ये बात बोला बस। तो ये है इटली साहब, छोटे छोटे मूछ, हिटलर की तरह छोटे छोटे मूछे हैं। हिटलर की भी छोटी सी मूछ थी शायद, हाँ छोटी मूछ थी। शोले मूवी में क्या है, असरानी हिटलर की तरह रोल करने की कोशिश की, तो हाँ हाँ ऐसे। तो ये है, इटली ने डिक्लेयर कर दिया भाई हम तो छोड़कर जाना चाहते हैं। और ये है JB कृपलानी साहब, काफी बेचारे बुजुर्ग आदमी, हल्ला हंगामा नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति, पाकिस्तान दे दो ना, ये बोल देते हैं JB कृपलानी साहब। अब देखें वो सब हो गया, तो जून 3 मतलब 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन माउंटबेटन वेविल के बाद गवर्नर जनरल वायसराय बन के आते हैं। माउंटबेटन मैंने पहले ही बताया था, पिछले चैप्टर में बड़वाली बता दिया था कि उन्होंने कांग्रेस सिक्स का क्लोज थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा ना हो, छोटा हो पाकिस्तान, और इंडिया की यूनिटी मेंटेन रहे, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में ना बटे। तो इन्होंने जो कंडीशन रखा, जो प्रोविजन रखा, तो मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा क्या कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल, प्रोविंशियल बंगाल एंड पंजाब, पंजाब का और बंगाल का जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके जो मेंबर हैं, दो ग्रुप में मिलेंगे।
हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम ग्रुप ग्रुप में, एक साइड हिंदू एक साइड मुस्लिम, एंड टू वोट फॉर पार्टीशन के लिए ग्रुप वोट करेंगे। इफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ आइदर ग्रुप, हिंदू का या मुस्लिम का कोई भी का भी ग्रुप, यहाँ ये नहीं है कि कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, हिंदू और मुस्लिम का कोई भी ग्रुप अगर पार्टीशन के फेवर में वोटिंग करती है, देन दीज प्रोविंस विल बी पार्टीशन, प्रोविंस को पार्टीशन कर दिया जाएगा। मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव पंजाब और बंगाल में जो भी हिंदू मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हो एक जगह बैठेंगे। मेजोरिटी जो इधर की तरफ से मेजोरिटी हिंदू क्या डिसाइड करती है, मेजोरिटी मुस्लिम क्या डिसाइड करती है, पार्टीशन के लिए डिसाइड करती है, तो पार्टीशन कर दिया जाएगा। चुपचाप इन्होंने ये बोला। अगर पार्टीशन होती है तो दो डोमिनियन बनेगा। डोमिनियन मतलब बता ही दिया, डोमिनियन का मतलब हुआ कॉमनवेल्थ के अंदर ही रहेंगे। क्राउन को ही सोवरेन मतलब या तो आप कहते सेरेमोनियल हेड माने, या जो क्राउन को सोवरेन माना जाएगा, ठीक है। और कॉमनवेल्थ के जितने मेंबर है, जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी बनाया है, सारे एक ग्रुप बनाते हैं जिसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, उसके मेंबर रहेंगे। और डोमिनियन रहेंगे ब्रिटिश, क्राउन के डोमिनियन रहेंगे। एंड टू constituent assemblies would be created। दो डोमिनियन, अपना दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और अपने अपने डोमिनियन मतलब अपने अपने कंट्री के लिए अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब के बियॉन्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जहाँ थे अब्दुल गफर खान। नाम सुना होगा या मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। खान अब्दुल गफर खान ऐसा नाम है, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। तो उससे बिलोंग करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। एंड सिलहेट डिस्ट्रिक्ट, ये बंगाल में सिलहेट, अभी सिलहेट आ जाता है कहाँ, बांग्लादेश में। तो सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में क्या होगा, रेफरेंडम करवाया जाएगा। रेफरेंडम का मतलब जानते हैं, प्लेबिसाइट रेफरेंडम अभी जाने, उसी टाइप से है। लोग डिसाइड करते हैं, एक प्रपोजल दिया जाता है कि आप पूरे पब्लिक, कि आप क्या चाहते हो। जिनको जिनको वोटिंग राइट यानी रहेगा, वो लोग को ही वोटिंग करने को मिला जाएगा कि आप है जो डिवीजन चाहते हो या नहीं चाहते हो, किसके तरफ जाना चाहते हो। ये सिंध एक था, सिंध भी कहाँ है, पंजाब में अभी, सॉरी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सिंध है, एक प्रोविंस, एक सिटी कह सकते हो। वो अपना डिसीजन खुद ले, क्या चाहती है सिंध। एंड प्रिंसली स्टेट जो है, या तो ज्वाइन करे इंडिया और पाकिस्तान, कोई ना कोई को ज्वाइन करना ही करना है। ये साथ में उसमें ये भी कोशिश किया गया है कि हैदराबाद जो है सेपरेट ना हो। हैदराबाद जो इंडिया में है, वो बताया था मैंने शायद पहले कि हैदराबाद में हैदराबाद को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ टेंडेंसी उनकी थी, तो उनको कोशिश किया गया कि हैदराबाद इंडिया में ही रहेगा। और तो ये, और इसके बाद एक बाउंड्री कमीशन का गठन होगा, सेटअप किया जाएगा या गठन फॉर्मुलेट किया जाएगा, बाउंड्री कमीशन होगा। जिसमें रेड क्लिफ, मैंने उस समय बताया था, रेड क्लिफ जो बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन थे। तो पार्टीशन जब होगा तो उनकी बॉर्डर क्या होगी, कौन एरिया उधर पाकिस्तान में, कौन एरिया इंडिया में, तो बॉर्डर के लिए एक बाउंड्री कमीशन का सेटअप किया जाएगा। और देश आज़ाद कब होगा, फ्रीडम कब आएगी, 15 अगस्त को। तो जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, पार्लियामेंट वहाँ की पास करती है ब्रिटेन की, तो यूके की कहें, तो उसमें कहा जाता है कि 14 अगस्त को इंडिया को, सॉरी पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, और 15 अगस्त को इंडिया को। तो ये था माउंटबेटन का। तो देखें, ये फोटो मैंने पहले भी दिखाया था दूसरे पिछले चैप्टर में, तो वहाँ दिखाया था कि माउंटबेटन बैठे हुए हैं। अब देखें, जब पार्टीशन और पार्टीशन की बात कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान, तो ये देखें कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना के चेहरे पर देखें खुशी है। और इनका चेहरा देखिए, नेहरू जी का चेहरा, चेहरा पर देख सकते हैं, एक्सप्रेशन देख सकते हैं, परेशान घबराए हुए, मतलब हैप्पी नहीं। और इनके चेहरे पे आप हैप्पीनेस देख सकते हैं। तो ये तो चाहते थे, और कहीं ना कहीं इनकी ये नहीं चाहते थे। तो बैठ के वो सब डिस्कशन चल रही है। और देखें जुलाई 26, कुछ इवेंट देख लें। जुलाई 26 1947, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। उससे थोड़ा सा कुछ दिन पहले वायसराय ने अनाउंस कर दिया कि उस समय देखें,
कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में इलेक्शन जो हुआ, जुलाई में इलेक्शन हुआ, और जुलाई के बाद आप देख सकते हैं सितंबर जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और उस समय ही चल रही थी, अगस्त सितंबर में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन चल रहा था। ऑलरेडी हो चुका था कि इतने मेंबर, मतलब ऑलरेडी इलेक्शन तो हो चुका था प्रोविंस लेवल पर, प्रोविंशियल इलेक्शन हो चुका था। इनके मेंबर ने चुन लिया कि हाँ इंटरिम गवर्नमेंट में कितने लोग जाएंगे और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कितने जाएंगे। ये तो हो गया था कि मुस्लिम लोग लीग से कितने मेंबर, हिंदू सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितने मेंबर, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिस्ट पार्टी के कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के। लेकिन जब 9 दिसंबर को जब कम्युनिस्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जब मेंबर बैठे ना, उसमें मुस्लिम लीग के जो मेंबर हैं ना वो नहीं आए, और उन्होंने कोई सेशन में जो पार्टिसिपेट नहीं किया। सीट दे दिया गया कि हाँ मुस्लिम लीग के इतने सारे सीट होंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, पर ये लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कोई पोर्टफोलियो नहीं संभाला, कोई कमेटी के मेंबर ये लोग नहीं बने, कोई सेशन अटेंड नहीं किया कि ना भाई हमें ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हमें अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हमें पाकिस्तान के लिए अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो अब है माउंटबेटन ने प्लान दे दिया था जून में ही। तो अब जुलाई में क्या हुआ, ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भाई एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगा, पाकिस्तान के लिए अलग सेटअप किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। अब इससे पहले 15 अगस्त से पहले जुलाई में मैंने आपको पहले जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट बताया था, तो बताया था उसमें कैसे कैसे जल्दी जल्दी पार्लियामेंट ने पास किया था, और वहाँ अपर हाउस लोअर हाउस ने कितना जल्दी फास्ट काम किया, पास किया, उसके 10-15 दिन बाद ही किंग ने भी ये जो एक्ट बना दिया था। तो तब तक यहाँ देखिए, और इस समय ये भी अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगा। सिर्फ आप ईयर जानना और मंथ जानना, एग्जैक्ट डेट जानने की जरूरत नहीं है, मंथ एग्जैक्ट डेट में भूल जाओगे। Set up two independent dominion of India and Pakistan. Constituent Assembly of each dominion was to have unlimited power. मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में तो ये भी कहा गया था, मेंशन कर दिया गया था कि भाई जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो दोनों का अपना अपना रहेगा उसको अनलिमिटेड पावर होगा। पहले वाले जो भी एक्ट हैं उनको चाहे तो रद्द कर दे, रिपील कर दे, मॉडिफाई कर दे, यहाँ तक जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट है उसको भी खत्म कर दे, ये भी बता दिया गया था, इन भी बोल दिया गया था उस एक्ट में। तो वो सेम चीज है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोग बैठे हुए हैं, नेहरू जी, पटेल साहब, और ये है मोहम्मद अली जिन्ना, वो अपना जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहाँ का खुद गवर्नर जनरल बनते हैं। जैसे इंडिया में तो मैंने बताया था कि माउंटबेटन को कहा गया कि आप कंटिन्यू करो, वहाँ तो ये खुद बनते हैं गवर्नर जनरल। जो भी रीजन होती है कि भाई छोटी सी मेरी ज़िंदगी है, टीवी से तो परेशान हूँ, एक तो ऐसे हूँ तो बिल्कुल, ऊपर से पी भी रहे हैं बिल्कुल, सिगार पी रहे थे, सिगार याद आया, सिगरेट नहीं, सिगार पी भी रहे हैं, और फेफड़ा तो ऐसे ही ख़राब है, फेफड़े की तो हवा निकल चुकी है टीवी के कारण, ऊपर से ज़बरदस्ती हवा डाल रहे हैं, तो और कंडीशन ख़राब। तो सोचे भाई जो कुछ दिन बचे कुछ तो भाई बन जाओ, कोई पोस्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले लो, जो भी रीजन हो। ये बैठे हुए हैं माउंटबेटन, आनंद ले रहे हैं, ये से कहते हैं ना कि शपथ समारोह अटेंड कर रहे हैं, ओथ सेरेमनी अटेंड करने अपना गए हुए थे। और ये है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब शुरू होता है मेन टॉपिक की बातें, जो पहले भी बता चुका था, सिर्फ नोट्स के फॉर्म में आया। आज जो भी बताया क्वेश्चन तो आते ही हैं, फालतू तो है नहीं। यहाँ भी पढ़ें चाहे हिस्ट्री में पढ़ें, जितना डीप कोरिलेट करके बताया उतना पढ़ते पढ़ते वहाँ पढ़ोगे ही, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अब देखें कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा फॉर्म हुआ था कब, 1946 में, तो इसमें क्या देखें, नवंबर 1946 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इलेक्शन हालांकि 2 महीना पहले ही हो चुका था, चल रहा था प्रोसेस। किस स्कीम के द्वारा, कैबिनेट अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। मैंने बताया था कैबिनेट मिशन प्लान में ही बोला गया था कितने मेंबर होंगे, प्रोविंसेस को कितने मेंबर मिलेंगे और प्रिंसली स्टेट को कितने मेंबर मिलेंगे, उसमें डिसाइड हुआ था। तो वहाँ से कैबिनेट मिशन के द्वारा लेकर
एंड पहली जो मीटिंग कब हुई सब बन जाने के बाद, पहला जैसे कि सब नंबर वंबर बन गए, सब डिसाइड कर दिया गया, तो पहला जब मीटिंग आओ बैठते हैं, बैठ के बातचीत विचार शुरू करते हैं। तो 9 दिसंबर 1900, 9 दिसंबर को याद रखेंगे, 9 दिसंबर, ये डेट याद रखना है, 9 दिसंबर। क्योंकि जब मैंने पहला सबसे पहले जब दिखाया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ भी क्रोनोलॉजी मैंने डेट मेंशन किया था ना, फिर मैं जाऊँगा वहाँ बताऊँगा। तो वहाँ जो है 9 दिसंबर, तो रीअसेंबल सबसे पहले फिर से मिले, एंड मतलब 9 दिसंबर, और रीअसेंबल फिर से कब हुए, तो 14 अगस्त 1947 को। यहाँ जो ऑफिशियली देखा है 9 अगस्त, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को जो है मिले, सेशन जब हुआ पहला, तो कहा जा रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसका है तो पूरे इंडिया एंड पाकिस्तान का कंबाइंड था। हालांकि उसमें मुस्लिम लीग के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किए, तो जो बच गए सिर्फ कांग्रेस वाले और जो यहाँ का और दूसरे वो लोग रहे। लेकिन जब ये डिसाइड कर दिया गया कि अब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दिया गया, 14 अगस्त तो अलग हो जाएगा, तो अब जो मेंबर जो बच गया कौन रहेंगे, सिर्फ इंडियन यूनियन के। तो फिर कहा गया कि ये रीअसेंबल ऑन 14 अगस्त 1947 एज डोमिनियन ऑफ इंडिया। पहले थे डोमिनियन ऑफ इंडिया पहले, और पूरा इंडिया लेवल की बात हो, इंडिया की, यहाँ अब डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि 14 अगस्त को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान हो गया, 15 अगस्त को डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन। ठीक, ये स्कीम की क्या फीचर थी, तो स्ट्रेंथ जो होंगे पहले डिसाइड था 389। अब देखें, ये थोड़ा बहुत याद रखेंगे कि दिसंबर 1946 से लेकर जो पहली जो सेशन जो हुई थी 9 दिसंबर को, यहाँ से लेकर जून 1947 तक 389, क्योंकि जून में ही इनको बोल दिया गया क्या कि जून में नहीं, अब देखें कब बोला गया इनको, अभी जब मैंने बोला कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगी जुलाई में, देखें इनको जुलाई में बोल दिया क्या कि 1947 में, जुलाई 1947 में कि पाकिस्तान के लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया जाएगा। तो जून तक देखा जाए तो वही बात को ये बोला जा रहा है, जून तक इतना स्ट्रेंथ था। अब इस जून तक में 296 ब्रिटिश इंडिया से थे, 296 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, जिसमें 292 गवर्नर प्रोविंस, 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर। उसमें 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन होते थे, थे अजमेर मेरवाड़ एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। यहाँ यहाँ से एक मेंबर, तो चीफ कमिश्नर से 4, 292 ये ब्रिटिश इंडिया से, एंड प्रिंसली स्टेट से 93। अब देखें अगस्त 1947 से जैन 1950 तक 389 से होकर 399। कैसे, जो मुस्लिम जैसे पाकिस्तान में चला गया, जो एरिया, तो उधर के जो मेंबर थे ऑलरेडी कम गए ना, और जो इधर के मुस्लिम लीग, मतलब क्या बिहार से उड़ीसा से, यहाँ भी तो मुस्लिम लोग लीग के कुछ मेंबर रहे होंगे ना, कि खाली मुस्लिम लीग की जो सीट जीतती थी बिल्कुल उधर ही जीतती थी, सिर्फ पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले रीजन में, ऐसा तो नहीं, इधर बीच में भी तो जीतते होंगे ना। 3 उधर वाले तो चल गए, लेकिन इधर वाले जो बचे थे ना मुस्लिम लेके, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए उस प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो याद रखना, सिर्फ मुस्लिम लीग के अलग, मतलब पाकिस्तान और उधर अलग पाकिस्तान होने से उस रीजन के ही जो मेंबर जो थे वो यहाँ से हट गए, लेकिन बीच वाले जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, तो अब वो मुस्लिम लीग के फॉर्म में न रहेंगे, नॉर्मल दूसरे फॉर्म में रहेंगे। लेकिन वो मेंबर तो इलेक्शन हुआ, तो प्रोविंशियल लेवल पर जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ तो जाके चुने गए, उनमें से कुछ लोगों ने मिलकर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिला तो वो चुन के कुछ लोगों को भेजे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे किसी पार्टी को मान लिया जाए कि कहीं 100 एमएलए की सीटें हैं, किसी पार्टी को मान लिया जाए कि 40 मिला, किसी को मिला 50, किसी को मिला 10। ठीक है,
अब है जो उनको जो रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, तो कहा जाएगा कि हर 10 एमएलए में से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। तो जो 40 वाले हैं 4 रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, 50 वाले हैं 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, और जिनकी 10 सीटें हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। इसको कहा गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। समझिए, सिंपल लेवल पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो जो भी मेंबर बचेंगे तो अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे हर प्रोविंस के लेवल पर, हिंदू होगा या मुस्लिम होगा या जो कांग्रेस होगा, वाट एवर पार्टी। जैसे राज्यसभा की जो अपनी इलेक्शन होती है अभी, तो राज्यसभा की सीटें ऑलरेडी पहले से फिर डिसाइड होता है कि भाई इनकी यहाँ इतनी एमएलए है, तो उस रेशियो में इनको इतने राज्यसभा की सीटें, इस मतलब यूपी से, बिहार से, यूपी से इनको इतने सीटें में, इस पार्टी को इतने सीट, क्योंकि एमएलए में इतनी सीट मिली थी, उस प्रोपोर्शन में उनको सीट ऑलरेडी डिसाइड होता है। अब वहाँ कहोगे कि डिसाइड होता है तो इलेक्शन क्या हो, क्यों होता है? ये होता है, इलेक्शन इसलिए होता है कि वहाँ चाहे तो दूसरी पार्टी वाले भी दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तो कभी कभी होता है कि आपका भले सीट उतना है, आपको एक सीट मिलना चाहिए, लेकिन आप जब कैंडिडेट इलेक्शन के लिए भेजेंगे, मतलब राज्यसभा में, तो आप ही के लोग हो सकता है वोटिंग ना कर दे अपने आपके कैंडिडेट के लिए। और ये परमिसिबल है, परमिटेड है, ऐसा चल रहा है। तो एंटी डिफेक्शन वहाँ नहीं लगता है। वो सब चीज़ें बाद में चर्चा होगा, बाद में मैं बताऊंगा। तो ये कहानियाँ। तो उसके बाद जो चले गए कुछ बच गए, तो बचे फिर 299 मेंबर टोटल। अब देखिए, ये है पिक्चर आपका, नेहरू जी है जो एड्रेस कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। एंड देखिए, अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में तो था, जो डिसाइड किया गया था कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पर, जो प्रोविंस में जो पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट दिया जाएगा। तो अगर किसी प्रोविंस, मतलब किसी प्रांत या किसी स्टेट में 40 लाख पॉपुलेशन है, तो वहाँ से 4 सीटें आएगी, 10 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ से एक सीटें आएगी, प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है, अभी बता दूँ, ये है सिर्फ कहने का मतलब 10 लाख लोगों में से एक। तो ये डिसाइड होगा कि हाँ भाई यूपी को इतने सीटें मिलेंगी, 10 सीट, और 10 सीट होंगे तो 10 सीट में से कौन पार्टी को कितना मिलेगा, वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। 10 सीटें डिसाइड हो गया, कितना पॉपुलेशन है, 10 सीटें मिलेगी, और 10 सीटें में से कितने, किसको कितना एमएलए आया है, तो जितना एमएलए आया है उस रेशियो को आधार पर, हाँ भाई 10 में से इनको 3 सीटें, इनको 2 सीटें, इनको 5 सीटें, ऐसे होगा। सीट अलॉटेड वर डिवाइडेड अमंग द 3 कम्युनिटी। सीट जो डिवाइड हुआ, तो मेन कम्युनिटी थे मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में जो भी हैं, हिंदू, पारसी, डिप्रेस क्लासेस सब आ गए। एक तो मुस्लिम के अमंग में, सिख के बीच में, तो वैसे ही इतने पॉपुलेशन के बीच में, वैसे इस हिसाब से मुस्लिम का इतना पॉपुलेशन है, उस हिसाब से कि इतने मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, इतने सिख कैंडिडेट होना चाहिए, इतने जनरल कैंडिडेट। एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी अगर अपने पार्लियामेंट में देखेंगे ना, तो अगर इंडिया में अगर 20% मुस्लिम है ना, तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में 1/5 मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, 1/5 मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। तो होना चाहिए था ना कम से कम। अगर आप जस्टिस देखो, अगर आइडियली देखो, आइडियल तरीके से देखोगे, ठीक है, न्यूट्रल होकर देखोगे, और सबका वेलफेयर होकर देखोगे, तो कम से कम भाई जितना आदमी है, जितना पॉपुलेशन, उस प्रोपोर्शन में सीट हो जाना चाहिए। है क्या? नहीं है। अभी अभी भी मुस्लिम, अभी जो यहाँ के रह रहे हैं उन लोगों में ये है, भाई हम तो पूरे कंट्री में डिफरेंट जगह पर थोड़े थोड़े हैं, कहीं कुछ ही जगह पर ज़्यादा एक जगह है, जहाँ हम ज़्यादा जगह हैं तो वहाँ तो जीत ही जाते हैं, मेंबर जाते हैं हमारे। जहाँ यहाँ छोटे, यहाँ छोटे, यहाँ छोटे, यहाँ जगह, तो वहाँ इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में क्या है, वहाँ तो भाई ये नहीं है ना कि जो ज़्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा। हम वोट देते हैं तो हमारे कैंडिडेट खड़ा भी होते हैं तो हम जीतते ही नहीं है। तो कंसंट्रेटेड हमारी पॉपुलेशन वैसे है नहीं एक जगह, कुछ ही जगह है कंसंट्रेटेड। वाकई में अभी जो उनकी रिप्रेजेंटेशन जा रही है, बिहार में खुद देखें या यूपी में देखें, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, न्यूट्रल होकर देखो, उसने उस प्रोपोर्शन में उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहाँ। रीजन वाट सो एवर आप बोल सकते हो कि उतने एजुकेशन नहीं है, उतने अमीर नहीं है, उतने इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है,
इस कारण उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनको में उतना इन्वेस्टिगेशन चलाने का नॉलेज नहीं है। वाह भाई, ये बोल सकते हो तुम, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन कुछ और हो सकता है, दूसरे कोई का एक्सप्लेनेशन कुछ और हो सकता है। मैं जो फैक्ट है, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, खुद अंदर से सोच सकते हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव उतने नहीं है। हालांकि ये और बात है कि एजुकेशन में भी आप देखो या गवर्नमेंट जॉब में भी देखो, तो उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में उनके पर्सन उतने नहीं मिलते हैं। लाइक अभी भी वो काफ़ी, एक तो हमारा कंट्री ऐसे ही उतना ज़्यादा नहीं है, पीछे ही कंपेयर टू अदर। अदर मतलब आप चाइना से मिला लो, चाइना जहाँ से उठा था, जहाँ से इंडिया उठा था, चाइना कहाँ पहुँचा, इंडिया कहाँ, इंडिया कहाँ पहुँचा, इसमें भी हम गर्व महसूस करते हैं, हम तो भाई बहुत पावरफुल हो गए। अरे सी, चाइना, इन फ्रंट ऑफ चाइना वी आर नथिंग। चाइना से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हुए कर भी देते हैं, चाइना के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लें, हम टिक ना पाए, जो फैक्ट बात है। तो हमें अभी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और साथ रहना है, और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को समझना होगा। जैसे जापान ग्रोथ हुआ, वैसे चाइना ग्रोथ हुआ, सिंगापुर ग्रोथ हुआ, हम नहीं ग्रोथ हुए। यूरोपियंस को छोड़ दो, वेस्ट कंट्री छोड़ दो, एशियन का ही देख लो ना, इंडोनेशिया इज बेटर देन अस। हाँ चलो, वो तो है, धीरे धीरे बांग्लादेश का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हमसे कॉट टेक्सटाइल में ज़्यादा है, होते जा रहा है। अभी तो कंडीशन वहाँ ख़राब हो गई थोड़ा, गवर्नमेंट ये वो सत्ता पलट, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो अलग चीज़ें हैं। तो ये कहा गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वाट टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटीज इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इवन ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज एंड वोटिंग वाज टू बी बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जितना मैंने अभी बोला था उसका मतलब ये है। अब देखें, यहाँ भी कहने का मतलब है कि जो प्रोविंशियल लेवल पर जो इलेक्शन हो रहा था, या एमएलए जाए एमपी जाए, तो जो वोट करने वाले थे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था कि एक एज के बाद कोई भी वोट दे सकता था, यहाँ भी अभी तक लिमिटेशन था, फ्रेंचाइज लिमिटेड था, वोट देने वाले पर्सन लिमिटेड थे। क्यों? क्योंकि सबको वोटिंग राइट नहीं था। प्रॉपर्टी के आधार पर, इनकम के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर बता गया। अभी भी रिस्ट्रिक्शन था कि इतना एज रहेगा उन्हीं को वोटर कार्ड बनेगा, सबको नहीं। एक तो कम लोग वोट किया, कम लोग वोट करने में भी उन लोगों से ही जितने एमएलए या एमपी जो कहता तो एमएलए बन के गए, उनमें से ही डिसाइड किया है कि कितने लोग, कितने में वो कितने लोगों को भेजेंगे प्रोविंशियल लेवल पर, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कहने का मतलब ये हुआ। अ, ये देखें, एक तो प्रोविंस लेवल पर इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड प्रिंसली स्टेट लेवल पर नॉमिनेशन होगा। ये बातें कहाँ कही गई थी? क्रिप्स में बात कहा गया था, क्रिप्स प्रपोजल में, वहां से मैंने बोला था कि सेम चीज को उठाकर यहाँ रख दिया गया। तो प्रिंसली स्टेट जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो नॉमिनेट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड एंड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनिशियली। हाँ, प्रिंसली स्टेट भी इनिशियली जैसे ज्वाइन नहीं किया, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने भी शुरू में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब माउंटबेटन जब बोल दिया क्लियर कि तुमको या तो इंडिया या तो पाकिस्तान, ठीक है, जब जून में माउंटबेटन ने अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद जून 3 के अनाउंसमेंट के बाद धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट भी जुड़ना शुरू हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर बने थे ना, जो भी थे मेंबर बने उसमें 389 मेंबर, बाद में वो घट के 299 हो गए। 389 कहने को था, उसमें तो भाई मुस्लिम लीग वाले सब आए ही नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है। तो इंडिया के सारे फेमस फेमस जो भी आप देखते हो उस समय सब थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, महात्मा गांधी को छोड़कर। क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इंटरिम गवर्नमेंट तो बनवाया, लेकिन असेंबली में सीट दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, लेकिन संविधान सभा में वो किसी सेशन में, किसी मीटिंग में अटेंड नहीं किया, किसी कमेटी का मेंबर कुछ नहीं बना। अगर वो आ जाता है, लियाकत अली मेंबर थे तो नहीं। जोगेंद्र नाथ मंडल, क्यों जोगेंद्र नाथ मंडल मैंने बोला? जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें जोगेंद्र नाथ मंडल का एक नाम था, लास्ट देखना जो कॉलम है उसमें सबसे लास्ट में जो नाम था, मैंने बोला बताया था कि ये मेंबर मुस्लिम लीग से थे, ये कांग्रेस से नहीं थे, या इंडियन कोई और पार्टी से नहीं थे।
तो वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक ये थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, प्रोविंसेस से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे तो उनके बारे में बताएं कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड थे, नहीं। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था तो ये भी नहीं। एंड मुस्लिम लीग, नहीं। उनका इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन कौन हुआ, जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे डिफरेंट प्रोविंसेस से, ठीक है, डिफरेंट प्रोविंसेस से, जो वहाँ एमएलए नहीं, सॉरी बार बार मैं बोल रहा हूँ, या कह सकते जो एमपी बने हुए थे उस प्रोविंस से। एक मिनट देख लो, दो देखने दो, 344 एमएलए की बात होगी, एमपी की बात नहीं होगी। जो ऑलरेडी एमएलए बने हुए थे, कहें प्रोविंस के लेवल पे इलेक्शन हुए थे, उन लोगों ने चुना था कि कितने रिप्रेजेंटेटिव हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, तो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द दियर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो ये भी नहीं, आपको खुद पता है क्लियर से, इसमें ज़्यादा बकने की जरूरत नहीं, उतना देर से लगता है बक रहा हूँ, खुद आंसर दे सकते हो। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, पूरी चीज पढ़ी हुई हो, आपका समझा हुआ, तो ही आप आंसर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये रहा। ये क्वेश्चन 2002 का क्वेश्चन है, हालांकि पुराने पुराने ईयर का क्वेश्चन है, 20 साल 22 साल 25 साल का पहले का क्वेश्चन है। ये रखने का मतलब मेरा ये है, ये रखने से होगा कि आप टॉपिक के इंपॉर्टेंस को समझोगे, आप पर सेंटेंस या वर्डिंग को इंपॉर्टेंस को समझोगे। ये चीज़ों को पूछा ऐसे जाता है ताकि आप सुपरफिशियल जाके आंसर नहीं कर सकते, सुपरफिशियल पर नहीं जाओगे, अंदर एक एक चीज, छोटे छोटे चीजें पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, पूछा भी जाएगा। तो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, nominated by the British Parliament, no. Nominated by the Governor General, no. Elected by the legislative assemblies of various provinces, elected by legislative assemblies of various provinces, इसको रखो अभी, and elected by the Indian National Congress and Muslim League। यहाँ तो प्रोविंस जो है वो इलेक्ट कर रहा था, तो ऑप्शन होगा इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। इस सेम लाइन है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस, वहाँ अब जो मैंने बताया ना, जो प्रोविजन, तो उसमें सेम पुटअप किया हुआ है, मेंशन किया है मैंने। तो ये रहा। अब देखा जाए वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का काम कैसे होता था। तो असेंबली जो है, फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी इसकी कब हुई थी, जो बताया 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, बाइकॉट व्हाटएवर बाइकॉट किया, मीटिंग को शुरू से ही बाइकॉट करते रह गए। एंड डिमांड उनका हमेशा रहा कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। एंड सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग बूढ़े पर्सन थे उसमें, सबसे सीनियर। सीनियर क्या, गांधी जी का जन्म हुआ, गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 1869, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1671, गांधी जी के 2 साल बाद जन्म लिए। तो उस समय के हिसाब से देख ले तो जो मेंबर जितने थे उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर थे। तो फ्रेंच में एक कन्वेंशन होता है कि जब भी कोई पार्लियामेंट वार्लियामेंट बने, जो स्पीकर या कुछ का बनना है, जो चेयरमैन का जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा उसको इंटरिम कुछ पीरियड के लिए उनको बना दिया जाए, जब तक इलेक्शन ना हो, आपस में चुने ना, चुनेंगे 1 दिन 2 दिन चाहिए, तो कोई एक आदमी ऊपर जाकर तो खड़ा हो ना स्टेज पर मतलब स्पीकर के जगह पोस्ट पर। तो ऐसे केस में जो चेयरमैन बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के रहने वाले थे। आप कह सकते हो कि पढ़े लिखे आदमी तो कौन नहीं भाई, उसमें तो जो भी थे पढ़े लिखे एडवोकेट थे, लंदन में पढ़ाई की इन्होंने, लंदन से लॉ किया। तो थोड़ा सच्चिदानंद सिन्हा के मैं बारे में बता दूं, थोड़ा इनका फोटो दिखा देता हूँ।
ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। अ, इनके नाम पर एक सिन्हा लाइब्रेरी पटना में सिन्हा लाइब्रेरी भी है इनके नाम पर, सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर। और सच्चिदानंद सिन्हा पटना में एक लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, आपने सुना होगा या सुनेंगे या देखा होगा। खुदा बख्श लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी माना जाता है, हालांकि मैंने भी उसको बाहर बाहर से देखा, अंदर में कभी गया नहीं। मिलेगा तो, जो भी ओरिजिन ने, मैं कभी गया नहीं। खुद अपने घर पे किताब इतनी 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 मोटी इतनी सारी है, तो क्या जाना। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी जो आज तक है, वो एक जज हुआ करते थे खुदा बख्श के नाम से, जज। तो उन्होंने वो लाइब्रेरी, मुस्लिम थे वो, खुदा बख्श लाइब्रेरी का मतलब सेटअप करवाया था, इस्टेब्लिशमेंट कराया था, खुदा बख्श लाइब्रेरी बनवाया था वहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए। तो एक समय इनको भी खुदा बख्श लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया गया था, मतलब उनको हैंड ओवर किया गया था, भाई इसको देख रेख तुम करो। और बाद में सिन्हा लाइब्रेरी भी बना इनके नाम पर। और सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर अभी भी बिहार में कुछ कॉलेज भी इनके नाम पर, सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर कॉलेज वहाँ स्टेब्लिश है बिहार। तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा पर्सन, काफ़ी सीनियर मोस्ट। तो कहाँ गया वर्किंग। अब ये मीटिंग हुई कितने, फर्स्ट जो मीटिंग इसकी हुई 9 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र बाबू ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम बिहार। बिहार बोलने का मतलब ये मुझे ये दिखा नहीं है, कम से कम देखो, वाट एवर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर ब्रदर, वी ऑल आर यूनाइटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं नाम बता दे रहा हूँ एटलीस्ट। कुछ लोग अभी भी हैं जो नफरत करते हैं, बिहार के लोग, बिहारी लोग, लेस एजुकेटेड पर्सन, अनपढ़ गवार, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसे ऐसे थिंक पता नहीं का। अगर बिहार के लोग पीछे अगर है, बिहार पीछे है, तो या तो तमिलनाडु को या केरला को सोचो कि है तो आपका ही छोटा भाई, आपका ही भाई है ना। तो अगर आपका एक भाई अगर पीछे रह गया, तो आप उससे नफरत करोगे, उसको गहीन नज़र से देखोगे नहीं ना। पीछे है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इसको आगे बढ़ाएं ना, साथ में अपने लेवल पर लाएं। तो rather than speaking about the Bihar that they are poor, they are illiterate, they are mannerless, uncivilized, ये बोलने का मतलब बैकवर्ड, नोटोरियस पीपल, उस वो बोलने को ये है कि भाई हम अपने भाइयों को कैसे सुधारें, कैसे जगह पर लाएं, कैसे डेवलपमेंट कराएं, ये हमारी फीलिंग होनी चाहिए। दूसरे स्टेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ से ऐसे हैं, देखिए बहुत सारे, कहीं ना कहीं फ्रीडम में देखेंगे आप, हिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं बहुत कंट्रीब्यूशन जो इनिशियल लेवल पर देखें, यूपी बिहार का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम में, फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम में। एक तो बंगाल का पूरा भरा पड़ा है, आपने देखा, अनुशीलन, युगांतर, जितने ग्रुप, रिवोल्यूशनरी ग्रुप, चित्तरंजन दास लेके सुभाष चंद्र बोस ले लें, तब वहाँ से, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा जो हो गया, ये नाम तो हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गए, तो ये भी बिहार से थे। इस ए आर किदवई उदवई जो पहले भी नाम लिया जाए, उसके अलावा सत्येंद्र सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हालांकि उसमें बिहार बंगाल तो सेम चलता था उस समय, तो कमांड थे, या बिहार से बोलो, उड़ीसा से बोलो, या बंगाल से बोलो, सब एक ही लेवल पर। यहाँ मतलब पटना के लोग, बिहार के लोग मतलब कोलकाता में जाते थे पढ़ने। मुझे कुछ दिन पहले की भी बात याद है कि मेरे दादा के टाइम की बात है, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1994, 94 95, 94 95, जब जमीन की जब रजिस्ट्री होती थी ना, खरीद बिक्री खरीदना, वो रजिस्ट्री करने, रजिस्ट्रेशन होती है ना, रजिस्ट्री करना, तो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो वो कोलकाता से होता था उस समय, कि यहाँ का रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाते थे कोलकाता में, वहाँ का रेट कुछ अलग होता था। तो उस समय तक कोलकाता के साथ हमारा बंगाल के साथ वो रिलेशन था। सोचे, मतलब बिहार होके भी कोलकाता में जाते हैं, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन होता है जमीन का। तो सब तो उसमें एक ही थी भाई, तो फिर ऐसे ये क्या करना, कहीं ना कहीं अगर बिहार बंगाल के लोग थे, तो कहीं ना कहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही लोग थे ना। तो फिर भी ये जो ऐसे है कि भाई बिहारी ऐसे हैं, बिहारी वैसे हैं, बंगाली है, ऐसे सोचते हैं दूसरे वाले लोग। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है अगर फ्रीडम में देखा जाए, तो किसी और का उतना, पंजाब में ऑलरेडी उनकी अलग लहर लहर रही, तो जितनी स्टार्टिंग जो जैसे ही
या तो मॉडरेट कह लें, एक्सट्रीमिस्ट कह लें, या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट कह लें, तो जो यहाँ से जो पनपा दूसरे जगह से देख ले कंपेयर टू दैट काफ़ी कम है। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते आप। तो आज भले जो कंडीशन हो गई है, जो हमें सब मिलकर सुधारने की जरूरत है, नफरत करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तो एक्चुअली क्या बोलूँ, मैं बता देता हूँ। जिपमर नाम का एक कॉलेज पांडिचेरी में, तो वहाँ जब मैं था तो वहाँ बहुत सारे जो साउथ के जो सब बूढ़े बूढ़े जो कुछ कुछ ऐसे थे जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर ही थे, प्रोफेसर थे। तो जैसे सुना यू आर फ्रॉम बिहार, वेरी बैड, विदाउट क्वेश्चन पूछे हुए, बिना कुछ आगे पूछे हुए प्रेजेंट कर रहे हो, केस प्रेजेंट कर रहे हो, तब पेशेंट प्रेजेंटेड हुए कुछ ऐसे वो बोला जाता है मेडिकल टर्म में। Patient was apparently asymptomatic 4 days back when he suddenly developed breathlessness that was sudden in onset, gradually progressive, ऐसे ऐसे करके बोला जाता है। ऐसे ही बोलना शुरू करोगे, फिर कुछ देर बाद पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम, तो बोलोगे आई एम फ्रॉम पटना बिहार, भागलपुर, वाटर समस्तीपुर, बिहार, वेरी बैड। अरे पागल ढक्कन क्या है, तुम उतना सोचो, पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी वो ऐसा सोच रखता है। तो रीजन कुछ भी हो, पुराने मान ली कभी किसी ने, एक पर्सन ने, सीनियर ने कभी 4 साल 5 साल पहले कुछ लड़ाई किया हो, उसका नाम आगे आया हो, या पढ़ने में सही नहीं रहा हो, चोरी किया हो, कुछ भी आया, पकड़ा गया हो, एक आदमी के कारण सबको मान लिया कि ऑल बिहारी आर बैड, ऐसे ऐसे फीलिंग हो जाती थी। और ये दिमाग में बुढ़े लोग बैठा कर रखते थे। मैं आपको बता दूं, एजुकेशन होना अलग चीज है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड पर्सन हो तो समझदार होगा या ज्ञानवान होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो इसमें एजुकेशन नहीं है उसमें अकल और समझदारी होना अलग चीज है, वो ज्ञानवान हो सकता है। जैसे मैं बता दूं, बीरबल एजुकेटेड पर्सन नहीं था, लेकिन वो समझदार और ज्ञानवान पर्सन था, है ना। अकबर की भी एजुकेशन इस लेवल पर नहीं थी, पर उसने इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से रोल किया। आज भी हम लोग बोलते हैं, हम लोग भी हिस्ट्री में बचपन में पढ़े थे, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, रोड बनाए, सराय ऐसे ऐसे पढ़ा, बहुत सारी चीजें बनाई, मंदिर भी बनवाए, मस्जिद बनवाए, जजिया टैक्स जो लगता था उसको हटवाए, ये सब चीज पढ़ा है। तो समझदार, अकल बुद्धि रहने के लिए कोई बहुत एजुकेशन हो बहुत जरूरी जरूरी नहीं है। तो हम लोग कितने बोलते हैं ये पढ़ा लिखा है नहीं, क्या समझेगा, अनपढ़ गवार। ना पढ़ा लिखा होना और पढ़ा लिखा होना समझदारी अलग चीज है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया कि एक इलाहाबाद के एक हाई कोर्ट के जज ने मुस्लिम के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। सोचो, एक जज की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड, सिर्फ उसने ग्रेजुएट हो, लॉ का भी ग्रेजुएट हो, लेकिन कह सकते हो कि लॉ है तो ग्रेजुएट का है ना, एलएलबी किया, एलएलएम नहीं किया, उसके बाद भी और कुछ आगे फॉरेन में नहीं किया, डजेंट मैटर। एलएलबी करने के बाद भी वकील होकर उसे डेली फाइलें पढ़नी है, डेली डिफरेंट केसेस पढ़नी है, डिफरेंट बिल, डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट न्यूज़ों को पढ़ना है। जज बनने के बाद डिफरेंट टाइप के उसके पास केसेस आती हैं, उनको स्टडी घर पे भी करना पड़ता है, जजमेंट लिखने के लिए खूब पढ़ना पड़ता है, रेगुलर उनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनकी नॉलेज डिफरेंट होती है, पूरा डाइवर्स नॉलेज डाइवर्स हो जाती है, मतलब डिफरेंट, मतलब डिपार्टमेंट, सेक्शन, डिफरेंट कम्युनिटी, हर चीज़ का डिफरेंट टेरिटरी, डिफरेंट रीजन के बारे में उनको नॉलेज आते हैं। कभी जज के रूप में भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है, तो हर जगह जाते हैं, हर जगह का नॉलेज कम से कम इतना हो जाता है डीप। उनकी थिंकिंग कितनी नैरो, उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो कहाँ सोचते हो कि भाई ये कैसे, हाउ कैन ही स्पीक लाइक दिस। तो कोई भी कैसा स्टेटमेंट दे सकता है, यहाँ तक कि उनके जो फ्रेंड है वो भी सोचते हो यार ये कैसे ये बोल दिया। तो चूंकि ऑफिसर रह के भी मैंने देखा बहुत सारे ऑफिसर ऐसे रहे हैं कि यार लगता था कि यार ऐसे सोच रखते हैं यार, ऐसे बोलते हैं यार, ऑफिसर हो के कैसे यार। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड हैं ऑफिसर आप हो तो आपकी थिंकिंग उतनी ब्रॉड होगी। थिंकिंग, समझदारी ये अलग होती है, और एजुकेशन, पढ़ लिख के रट के एग्जाम आप पास कर सकते हो। देखिए, एक ग्रॉस ब्रॉड लेवल की थिंकिंग, एक ब्रॉड अप्रोच, एक सिंथेटिक अप्रोच, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अप्रोच, एक थिंक ऐसे थिंकिंग, इस सब की बस बात नहीं है सबको लाना। एक डेडिकेशन, एक सिंपैथी लाना, एक त्याग की भावना रखना, एक मर्सी की भावना रखना, ये चीज
सिर्फ किताबों से, ये सिर्फ किताबों से नहीं आती। किताबों से पढ़कर रट कर जाम में जाकर झोंक दो, वो कर सकते हो। इंटरव्यू में भी क्या है आजकल, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखना, इंटरव्यू में मैंने खुद देखा है, इंटरव्यू में थ्योरी क्वेश्चन पूछी जाती है, एग्जाम में लिखो उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती है। अब अच्छे से वो थ्योरी बहुत बढ़िया, तो इंटरव्यू भी आपकी ज़्यादा चांस अच्छी जाएगी। इंटरव्यू में सोचते कहते हैं लोग कि इंटरव्यू में दे डोंट टेस्ट योर नॉलेज, मतलब दे टेस्ट योर इंटेलेक्चुअलिटी, दे टेस्ट योर लाइक डेडिकेशन टेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो थोड़ी बहुत है। और इतना ही है तो भाई ज्वाइनिंग होने के बाद ही 1 साल बाद कोई करप्शन में कैसे फंस जाता है, क्या उसकी एथिक्स की एग्जाम नहीं लिया गया था क्या? इंटरव्यू में 5-6 लोग जो बैठे रहते हैं उन लोगों ने नहीं पूछा था क्या? एक साइकोलॉजी वाला पर्सन बैठा रहा था, वो नहीं देख पाया था क्या? कुछ नहीं देख पाता, कोई नहीं पकड़ पाता ऐसा कुछ। अंदर की भावना, अंदर की फीलिंग को सुधारो, वो किताबों से नहीं होगा। जो मैं कई बार बीच में लाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑनेस्टी की बातें बताता हूँ, ऑनेस्ट रहो, अपने लिए नहीं हो, मतलब ये सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, उसके लिए हो। उसने इस चीज़ के लिए आपको भेजा, ये दिमाग आपको दी है। जो आप सुन रहे हो लेक्चर, आप वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन वाले आप लोग हो, और वो ब्रेन ऊपर वाले का दिया हुआ है। आप 2-3 भाई हो, 2-3 बहनें हो, सोचो उसमें से सबसे ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो, तो आप मेरी लेक्चर सुन रहे हो और सुनने लायक हो। बेचारे वो लोग समझेंगे, सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने पढ़ कितने लायक बन गए हो। अगर ऊपर वाला चाह लेना तो आपको ऐसा समय आएगा कि आप 1 घंटा आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा, बैठने को मन नहीं करेगा, या पढ़ोगे तो अंदर कुछ जाएगा नहीं। बहुत जो डिसाइड करता है, उसकी किस्मत से आपको ये मिला है, सिर्फ आपके मेहनत से नहीं। उसका ना चले तो आप कितना भी पढ़ते रह जाओ, कुछ अंदर जाएगा ही नहीं। अगर वो चाहे तो आपको बैठ भी ना पाओगे। कहते हैं ना, अगर वो चाहे तो जो खिलाड़ी कितना भी 10,000 15,000 रन मार दे, समय खराब चलने लगे उस और वो कर दे, तो उसका 1 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। राजेंद्र बाबू बन गए चेयरमैन, अब इलेक्टेड परमानेंट चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट, एंड एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद बने वी.टी. कृष्णामाचारी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि एक प्रेसिडेंट को बहुत सारे काम हो जाते हैं, उतना बड़ा इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सबको देखना, स्टडी करना, छांटना, बहस करवाना, डिबेट करवाना, तो भाई दो थोड़ा काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट का नाम दे दिया। थोड़ा मैं बता दूं, एस.सी. मुखर्जी हैं और है टी कृष्णामाचारी। तो ये जो एस.सी. मुखर्जी हैं, एस.सी. मुखर्जी नाम से ही ऑब्वियस सी बात है कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। मुखर्जी नाम आपको हिंदू लग रहा है, पर ये क्रिश्चियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्रिश्चियन लीडर थे। और जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जब एक कमेटी बना, ड्राफ्ट कमेटी बना, तो उसमें जो माइनॉरिटी कमेटी को जो हेड कर रहे थे ना, लीड कर रहे थे, एस.सी. मुखर्जी ही लीड कर रहे थे। तो ये हैं एस.सी. मुखर्जी, और इनके बारे में कुछ खास बातें और कुछ तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS। ठीक, एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.
एंड विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए। ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी। कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं। ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं। पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @dr_vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे। उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो। बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से। पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा। पर जहाँ लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक
मैंने ऐसे पढ़ा है कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।